कर रही है। इसी पर हम दो खास मेहमानों को जोड़कर उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से मिनेंद्र जी जुड़ गए हैं। मिनेंद्र जी, आपका स्वागत है। मिनेंद्र डागा जी और मिथुन अहिरवार जी हमारे साथ में, कांग्रेस प्रवक्ता। मिथुन जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मिनेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये जो कमलनाथ जी ने आरोप लगाए हैं और साफ तौर पर कहा कि चुनाव प्रजातंत्र का उत्सव होता है, उसे आपने खरीदने बेचने का उत्सव बना दिया है। और भी कई बातें कि हमारे पास भी ऑफर थे विधायकों के, बीजेपी विधायक हमसे फोन करके कह रहे थे कि हम कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन हमने ऐसी खरीदारी नहीं की। और बीजेपी लगातार विधायकों को खरीद रही है 35 करोड़ 55 करोड़ में। जी मिनेंद्र जी। सबसे पहले तो आज दशहरे की आपकी सभी दर्शकों को और मध्य प्रदेश वासियों को, देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आपने जो कहा है माननीय कमलनाथ जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, मैं बता दूं कि कांग्रेस को आत्मचिंतन और आत्ममंथन की आवश्यकता है। आज इस बात की चिंतन की आवश्यकता है कि क्यों पार्टी के युवा विधायक, क्यों पार्टी के विधायक, पार्टी के पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी को पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। नेतृत्व पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा है। अब अपने प्रश्न चिन्ह को बीजेपी के ऊपर डालकर माननीय कमलनाथ जी इस बात से पल्ला झाड़ना चाहते हैं कि ये सारा दोष बीजेपी का है। ये इस बात की चिंतन नहीं करना चाह रहे कि उनके नेतृत्व में क्यों कांग्रेस छोड़कर और अपने ही विधायकों को बिकाऊ माल कहकर ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का अपमान कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में जो भी अच्छे लोग आना चाहते हैं उनके दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में लोग आज जो राष्ट्रव्यापी सोच, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो राष्ट्रव्यापी सोच है, उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ना कि भारतीय जनता। एक बात बताइए, 7 महीने 8 महीने से कांग्रेस ये एक झूठे इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर रही है। मैं भी कह सकता हूं कहने को कि प्रेमचंद गुड्डू जो पहले बीजेपी में थे आज कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस ने उनको खरीद लिया। मैं भी कह सकता हूं पारुल साहू को आज कांग्रेस ने खरीद लिया। तो ये आरोप, मिथ्या आरोप लगाना बहुत सरल काम है, लेकिन वास्तविकता धरातल पर उस बात को साबित करना बड़ा कठिन काम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी व्यापारी हैं, भारतीय जनता पार्टी व्यापारी नहीं। खरीद फरोख्त की काम वो करते हैं। हम लोगों के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास लोग प्रभावित आकर, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। बिल्कुल। मिथुन जी, देखिए ये कहा है मिनेंद्र जी ने कि भाई कोई आना चाहता, हम क्यों मना करेंगे। कोई पार्टी से इस्तीफा देकर आ रहा, बिल्कुल हाथों हाथ उसे अपनी पार्टी में ज्वाइन कराएंगे। और कोई हमारी रीति नीतियों से प्रभावित होकर आ रहा है, क्योंकि आप सबूत तो एक का भी नहीं दे पाए कि किसी ने 30 करोड़ लिए, 35 करोड़ लिए, कोई रिसिप्ट मिली हो या नहीं मिली हो। खैर, लेकिन ये जो आज कमलनाथ जी ने एक गंभीर बात ये उठ रही है कि आप बीजेपी पर बड़े अच्छे से ठीकरा फोड़ दे रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस कभी अपनी खामियां, अपनी कमियां भी देखेगी कि आखिर क्यों हम अपने विधायकों को नहीं रोक पा रहे हैं। जी मिथुन जी। देखिए, सबसे पहले दशहरे की शुभकामनाएं आप सबको, सभी दर्शकों को भी मैं देना चाहता हूं। आज का दिन दशहरा का है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो राजनीतिक आरोप लगाए गए हैं उनका जवाब मैं देता हुए कहना चाहूंगा कि हमारे महेंद्र भाई साहब ने ये बोला कि राष्ट्रव्यापी सोच को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं। अच्छा, कल तक मुझे लग रहा था कि मेडिकल कॉलेज की वजह से आ रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज का आना एक राष्ट्रव्यापी सोच हो जाती है। कब होता है? लोकतंत्र में आपकी जिम्मेदारी होती है कि अगर आप सरकार हैं तो पक्ष का विधायक हो, चाहे निर्दलीय विधायक हो, चाहे विपक्ष का विधायक हो, यदि उसकी कोई मांग है तो उसको आप पूरा करें। नहीं कर सकते तो उसके वाजिब कारण बताएं। लेकिन ये पहली बार मैंने सुना है कि राष्ट्रव्यापी सोच ये होती है। नरेंद्र मोदी जी की नीति ये है कि यदि आप किसी भी पार्टी के विधायक है तो आपको मेरी पार्टी में आना पड़ेगा और विधायक से इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद जब आप मेरी पार्टी के विधायक बन जाएंगे तब आपके लिए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत होगा। ये बड़ी राष्ट्रव्यापी सोच हमें बताई गई है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कोई सबूत, कोई गवाह, कानून के हिसाब से जो बातें साबित होती हैं, सबूतों और गवाहों दोनों के आधार पर साबित होती है। जिस व्यक्ति ने गवाही दी कि 35 करोड़ में खरीदा जा रहा है, वो अगले दिन उनकी पार्टी में चला गया। तो जब आप गवाह भी खरीद ले रहे हैं तो हम किसके आधार पर आप पर केस करें? हम तो जनता की अदालत में जा रहे हैं साहब। अगर आपको ये गुमान होता कि आप चुनाव जीत रहे हैं तो आखिर में आपको खरीद फरोख्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस नंबर को फिर से आपको डैमेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो मुझे एक काम बता दें जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई थी और बीजेपी ने किया हो। क्या किसानों का कर्ज माफी बीजेपी ने कर दी? क्या युवाओं को 4000 बीजेपी ने दे दिया? क्या प्रदेश के युवाओं को रोजगार दे दिया? क्या
आयशा का जिसका आप विरोध करते थे, कहते थे कि हम इसका विरोध करते हैं, और जिस पर आपने बताई, आप बताइए ना कौन से 800 करोड़ रुपए हमने खर्च किए? 1 रुपया उस पर खर्च नहीं किया। यहाँ आते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग बड़े बड़े जो अपने एथिक्स हैं उनकी बात करते हैं, वो साथ ही साथ ये भी बताएं कि 15 महीने की सरकार के मुकाबले पिछले 7 महीने की बीजेपी सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से वो लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं? ऐसा कौन सा वादा किया गया है? ये बीजेपी के लोग खुद ही कहते हैं ना कि कोई अपनी सरपंची नहीं छोड़ता, कोई पंच बन जाए, उप सरपंच बन जाए, वो अपना इस्तीफा नहीं देता। अगर इतनी व्यवहारिक बात आप कर रहे हैं तो व्यवहारिक बात तो ये भी है कि बिना पैसे लिए दिए भी कोई अपनी विधायकी नहीं छोड़ता। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के साथ आज एक संकट है कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। ये जो भस्मासुर बीजेपी के लोग क्रिएट कर रहे हैं, कल को हो सकता है ये बीजेपी को ही भस्म कर दे। सरकारें आती हैं जाती हैं, लोकतंत्र की अपनी मर्यादाएं और जिम्मेदारियां होती है। लोकतंत्र को यदि आप जीवित रखेंगे तो आपकी सरकारें भी मजबूती से चलेंगी और लोकतंत्र और हमारा देश मजबूत होगा। लेकिन दशहरे के दिन में ये कहना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक परंपराओं को अगर आप खत्म करके लोकतंत्र को खत्म करने की चेष्टा करेंगे तो कल को जब आप विपक्ष में होंगे और संकट में होंगे तो आपको अपने बचाव के लिए जो सबसे बड़ा हथियार याद आएगा वो लोकतंत्र ही होगा। बिल्कुल। मिने देखिए, आरोप ये लग रहा है बीजेपी पर कि बीजेपी 28 सीटों को लेकर बहुत आशंकित है, क्या रिजल्ट होगा नहीं होगा, और इसीलिए वो अभी से ये कोशिश करे कि 2-3 विधायक और आ जाएं ताकि उपचुनाव का माहौल बना रहे, बीजेपी की सरकार सुरक्षित रहे। मिनेन जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मिथुन जी को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ दशहरे की, और धन्यवाद आपको भी। जितनी बातें कही हैं मैं बहुत विनम्रता पूर्वक उनकी बातों का भी जवाब और आपकी बात का भी जवाब उसमें देना चाहता हूँ कि 28 सीटों पर हम भी जनता के बीच में गए हैं, हम भी लोकतंत्र के को मानने वाले लोग हैं, और पूरा हिंदुस्तान और पूरा विश्व भारत के लोकतंत्र की करता है। तो मिथुन जी, निश्चित रूप से लोकतंत्र के मंदिर में जो निर्णय मतदाता का होगा वो सिर माथे पर होगा। मुकुट किसके सिर पे रहेगा, किसके सिर पे नहीं रहेगा, इसका निर्णय ना मिथुन जी करेंगे ना मिनेंद्र डागा करेंगे, इसका निर्णय मतदाता करेगा। बिल्कुल मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। भारतीय लोकतंत्र कल भी बचा था, आज भी बचा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, और कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो लोकतंत्र बहाल हो जाता है। ये बात मेरी समझ से परे है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि लोकतंत्र के मंदिर में हम सब मिलकर खड़े हैं, और 10 तारीख को इसका फैसला हो जाएगा कि सरकार किसकी रहना है, मुख्यमंत्री किसको रहना है। तब आप ही के चैनल पे मुझे आप फिर से बुलाइएगा, मिथुन जी के साथ में बुलाइएगा, तब हम बीच में इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा, हर बार मैं कहता हूं कि खरीद फरोख्त का आरोप आप अपना आत्मावलोकन, आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं। अभी भी ये 22 विधायक भी नहीं जाते अगर आत्मचिंतन किया होता। सारा दोष आप दूसरों पे मढ़ के अपनी कमी को अगर आप ढकना चाह रहे हैं तो ये अब संभव नहीं है। ये संभव नहीं, जनता भी सब जानती है, और पार्टी के नेता अभी भी दबी जवान से बहुत सारे कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी की, आज कमलनाथ जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग उनके संपर्क में हैं। तो अगर संपर्क में हैं, वो जाते हैं तो बिल्कुल जाना चाहे तो जा सकते हैं, वो उनके लिए खुला है। ये भारतीय लोकतंत्र में जी कह रहे हैं कि मार्च में थे हमारे संपर्क में, लेकिन हमने ये सब काम नहीं किए जो बीजेपी कर रही है। नहीं, उनने क्यों, नारायण त्रिपाठी जी को उनने पूरी कोशिश करी, उन्होंने संजय पाठक जी के साथ पूरी कोशिश करी। ये बात अलग है कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में नहीं गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितने दिनों तक वो सीएम हाउस के संपर्क में रहे, सीएम हाउस के काम के लिए जाते थे, तब सीएम ने कहा था कि हमारे संपर्क में और देखिए धमाका होगा। और कई कांग्रेस, बीजेपी के लोग कांग्रेस में गए, तो बीजेपी से कांग्रेस में चले जाएं तो वो देवता हैं, और बीजेपी से कांग्रेस से बीजेपी में आ जाए तो वो आप उनको कहने लगे कि ये खरीद फरोख्त का मामला है। ये दो मापदंड एक साथ नहीं हो सकते जी। जी बिल्कुल मिथुन जी, देखिए ये कह रहे हैं, देखिए जवाब उन्होंने दिया, जो मुद्दे मैंने भी उठाए उसका वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी पार्टी को छोड़कर जाए आपके यहाँ तो वो बहुत अच्छा हो गया, आपके यहाँ से कोई आए तो वो बिकाऊ हो जाता है या सौदेबाजी हो जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं लगता है क्या मिथुन जी? स्टैंडर्ड तो एक ही होना चाहिए, और एक स्टैंडर्ड के बाद जब हम दूसरे स्टैंडर्ड को धक्का बताते हुए मानते हैं तो वो डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। हमने तो कहा कि दल बदल तो राजनीति में होती ही है। हमने दल बदल को गद्दारी कब कहा? हमारी पार्टी के लोग इनकी पार्टी में जाते हैं, इनकी पार्टी के लोग हमारी पार्टी में आते हैं, वो दल बदल होता है। गद्दारी जो टर्म आया वो तब आया कि ये जो अभी शुरुआत जो नरेंद्र डागा जी ने कही थी कि मतदाता का निर्णय मतदाता करेगा और उस निर्णय को हम स्वीकार करेंगे, बात उसके बाद की गद्दारी की कि 2018 में जब मतदाता ने ये फैसला दिया था कि
कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो दूसरे दल में जाकर के इस पार्टी की सरकार को आपने क्यों गिरा दिया। बात इसको लेकर के, जनता इसको लेकर के प्रश्न पूछ रही है कि ये जो किया ना, ये आपने दल बदल नहीं किया, ये इसको गद्दारी कहते हैं। जिन लोगों ने गद्दारी की उन्होंने कहा कि भैया कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, बीजेपी की सरकार होती है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा कि लोकतंत्र में सरकार किसी की भी हो, अगर 5 साल के लिए चुनी गई है तो 5 साल उसको रहने दिए जाए। लोकतंत्र। जी 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 बिल्कुल, बोलिए मिथुन जी। चलिए, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया। मिनेन जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है उनसे भी संपर्क टूट गया। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि यहां पर बहुत गर्मा गर्म बहस चल रही थी और दोनों ही पक्ष जो हैं एक दूसरे पर जमकर बरस रहे हैं। एक सौदेबाजी का आरोप लगा रहा है, लोकतंत्र को खरीदने की बात कर रहा है, तो दूसरे का ये कहना है कि हमारी रीति नीति इतनी मजबूत है, हमारी पार्टी में जो संगठन, जो अनुशासन है, उसी से प्रभावित होकर जो विकास के कार्य किए शिवराज सरकार ने पिछले 15 साल में और 5 महीनों में, उसी से प्रभावित होकर अगर कोई आना चाहता है तो उसमें बुराई क्या है। कुल मिलाकर के ये उपचुनाव तक जंग इसी तरीके से चलती रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनएन न्यूज। नमस्कार।